Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. How are you? I hope you're fine. I am Neha. In this video explain all about for congenital dislocation of hip in orthopedics. So if you like my video please like share and subscribe. So start करते हैं. सीरियस डिस्कस करते हैं. सीरियस पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं सीरियस होता क्या है बेसिकली. तो सीरियस होता है मोस्ट कॉमनली इसमें हमारा हिप होता है वो डिसलोकेट कर जाता है. डिसलोकेट कब करता है? या तो हमारे बिफोर डिलीवरी and shortly after birth या during delivery. So in this western countries जो होती है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है most commonly congenital disorder. Congenital disorder western countries में बहुत देखने को मिलता है, अनकॉमन होता है इंडिया में. बस कुछ जगह एशियन कंट्रीज़ में जैसे कि वहाँ का जो कल्चर है कि मदर क्या कैरी करके चलती है बेबी को अपनी वेस्ट पे वन साइड एंड जिससे क्या होता है कि जो बेबी होता है उसका हिप होता है वो अबडक्ट हो जाता है जो हिप, जिससे कि जो उसका स्टेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, अनस्टेबल हिप हो जाता है एंड अदरवाइज चेंज जो चांसेस होते हैं डिसलोकेशन के. सो इस टर्म को हम बोलते हैं डिस्प्लास्टिक हिप या अनदर नेम में हम इसे यूज़ करते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द हिप. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा दिस इज स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशन ऑफ हिप occurring before, during or shortly after birth. Before birth, during birth and after birth. Next is mother carrying a child on the side of waist with the hip of child abduct. वन साइड बेबी को कैरी करती है जिससे कि बेबी का जो हिप होता है वो अबडक्टेड होता है जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो नॉन एज डिस्प्लास्टिक हिप एंड समटाइम यूज कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ हिप. ये जनरली टर्म है जो यूज़ करते हैं डिस्प्लास्टिक हिप एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ हिप. सो डायग्राम के थ्रू देखते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मदर कैरी करके चल रही है बेबी को वन साइड अपनी वेस्ट पे एंड वर्क कर रही है, घड़ा भर के ले जा रही है. तो इसमें क्या होता है जो बेबी का चाइल्ड है वो अबडक्टेड हो गया है. अबडक्टेड होने की वजह से यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो जाती है, एस्टेबुलम जो होता है हमारा जिससे कि फीमेल का जो हेड होता है वो उसका जो स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, लैक्सिडिटी हो जाती है जॉइंट की, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप के. सो नेक्स्ट हम इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं. ईटियोलॉजी में क्या होता है मीन्स जो बेबी होता है इसके क्या क्या कॉजेज देखने को मिलते हैं कि सीरियस बेसिकली होता क्या है, क्या क्या इसकी ईटियोलॉजी है. तो हमें फर्स्ट है हमारा हेरिडिटी डिस्पोजिशन टू जॉइंट लैक्सिटी. मीन्स हेरिडिटी हो सकता है, मीन्स हमारी फैमिली हिस्ट्री में है तो हो सकता है मे बी चाइल्ड में भी देखने को मिले. इसमें क्या होता है कि हमारा जॉइंट होता है उसमें लैक्सिटी आ जाती है एंड लैक्सिटी होने की वजह से वहाँ पे डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. नेक्स्ट इज हार्मोन इंड्यूस जॉइंट लैक्सिटी. जो हार्मोन्स होते हैं जो मदर में प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उस टाइम उससे जॉइंट में लैक्सिटी होने के चांसेस हो जाते हैं. तो सीरियस होता है मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में देखने को मिलता है 3 to 5 times मोर देन मेल्स एंड ड्यू टू प्रेगनेंसी टाइम जो मदर होती है उसके फीटस में मैटरनल रिलैक्सेशन करके एक हार्मोन्स होता है वो रिलीज़ हो जाता है. वो रिलीज़ होता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम जो लिगामेंट हमारे होते हैं वो रिलैक्स हो सके, इसलिए एक मैटरनल रिलैक्सेशन हार्मोन्स होता है वो रिलीज़ होता है. रिलीज़ होने के बाद वो हमारी जो फीटस है, फीटस का जो प्लेसेंटा के बैरियर्स होते हैं उन्हें क्रॉस कर जाता है और बेबी में अंदर एंटर कर जाते हैं. यदि जो हमारा बेबी है वो फीमेल्स हुई, उसका जो हार्मोनल इन्वायरमेंट है फीटस का वो फीमेल होता है तो रिलैक्सेशन हार्मोन्स है वो एक्ट करता है कि जो फीटस जॉइंट होते हैं, फीटस के जो जॉइंट है वहाँ पे लैक्सिटी मीन्स वहाँ पे जो मदर के जॉइंट में प्रॉब्लम है वही बेबी के जॉइंट में होती है और वहाँ पे जॉइंट की लैक्सिटी हो जाती है, माल फॉर्मेशन हो जाते हैं और वहाँ पे डिसलोकेशन हमें देखने को मिलते हैं बेबी के जॉइंट्स में. सो देखते हैं अब पॉइंट हमारा है 3 to 5 times मोर कॉमन इन फीमेल सीरियस.
This may due to maternal relaxation hormone is the mother during pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम मैटरनल रिलैक्सेशन हार्मोन रिलीज होता है। तो वो रिलीज क्यों होता है, इसका काम होता है कि हमारे जो लिगामेंट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, जो लिगामेंट हेल्प करते हैं डिलीवरी के टाइम, तो वो उन लिगामेंट को रिलैक्स करने के लिए ये हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे हार्मोन जो क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा बैरियर इंटर द फीटस। जो हमारे बैरियर होते हैं प्लेसेंटा पे जो बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं, उन बैरियर को क्रॉस करके फीटस में एंटर कर जाते हैं। इफ़ द हार्मोनल इन्वायरमेंट ऑफ द फीटस इज फीमेल, रिलैक्सेशन एक्ट ऑन द फीटस जॉइंट इन सेम वे एज मदर। मीन्स यदि हमारा जो हार्मोनल इन्वायरमेंट है वो फीटस का यदि फीमेल है तो वो रिलैक्सेशन जो हार्मोन्स है वो उस टाइप से ही एक्ट करेगा जैसे कि मदर्स के जॉइंट में एक्ट कर रहा है। एंड उसके बाद ये क्या करेगा कि जॉइंट में लैक्सिटी प्रोड्यूस कर देगा एंड डिसलोकेशंस देखने को मिलेंगे। जॉइंट लैक्सिटी एंड डिसलोकेशन। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है ईटियोलॉजी है ब्रीच माल पोजिशन। ब्रीच माल पोजिशन क्या होता है? ब्रीच माल पोजिशन में जो बेबी होता है उसका जो डिलीवरी के टाइम क्या होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। न्यूबॉर्न बेबी उसका हिप होता है अनस्टेबल हो जाता है। मीन्स जो बेबी की प्रेजेंटेशन होती है वो हमारे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है जिसमें बेबी का हेड होता है वो यूट्रस में नीचे की ओर होता है एंड जो लेग्स होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं। जैसे कि हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो ये हमारी मदर है और ये फीटस। तो जो बेबी की डिलीवरी होती है तो वो इस पोजीशन में होती है, हेड यहाँ एंड लेग ऊपर। तो ये नॉर्मल डिलीवरी होती है। बट यहाँ ब्रीच पोजीशन में क्या हो जाता है कि जो फीटस के लेग होते हैं वो इनसाइड प्रेस करते हैं यूट्रस में और जो मीन्स ये बेबी जो होता है बोलते हैं कि बेबी हो जो है वो उल्टा हो गया। मीन्स जो बेबी का हेड है वो ऊपर हो जाएगा, लेग होंगे वो नीचे हो जाएंगे और जो लेग है वो मीन्स फोर्स लगाते हैं यूट्रस के इनसाइड जाने का फोर्स लगाते हैं जिससे कि हमारा जो हिप लिगामेंट है वो लैक्स हो जाते हैं एंड डिसलोकेशन के चांसेस हो जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, द इंसिडेंस ऑफ अनस्टेबल हिप इज अबाउट 10 टाइम्स मोर इन न्यू बॉर्न बेबी। अनस्टेबल हिप का इंसिडेंस होता है वो 10 टाइम्स मोर होता है न्यू बॉर्न बेबी में बिकॉज breech presentation the fetal leg are pressed inside the uterus in such way that hip ligament leg dislocation may occur। मीन्स फीटल के जो लेग है वो प्रेस करते हैं यूट्रस के इनसाइड यानी कि नॉट कि आउटसाइड नहीं आना चाहते हैं, नाइदर आउटसाइड एंड लिगामेंट जो होते हैं वो लैक्स कर जाते हैं और डिसलोकेशन के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी ईटियोलॉजी थी। नेक्स्ट हम पैथोलॉजी देखते हैं। जो सीरियस की पैथोलॉजी है वो 2 टाइप से होती है डिस्प्लास्टिक हिप की, डिसलोकेशन एट बर्थ एंड डिसलोकेशन आफ्टर बर्थ। जब डिसलोकेशन बर्थ के टाइम होता है उसके बाद होता है। तो प्राइमरी जो हमें देखने को मिलता है वो होता है कि हेरिडिटी होता है जिससे कि हमारा जो एस्टाबुलम होता है उसका डेवलपमेंट होता है वो फॉल्ट हो जाता है। Means first primarily due to heredity faulty development of acetabulum and is difficult to treat, and second is joint laxity which cause of the dislocations and changes seen to the dislocation joint। सेकेंडली जॉइंट लैक्सिटी देखने को मिलती है क्योंकि हमारे जो डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड उसके बाद कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं डिसलोकेटेड जॉइंट में। सो फर्स्ट इज femoral head is dislocated upward and laterally। femoral head होता है वो डिसलोकेटेड हो जाता है, अपवर्ड हो जाए या लेटरली हो जाए। एंड जो एपीफाइसिस होती है एंडेड होते हैं बोन के वो स्मॉल होते हैं, ऑसिफाइस लेट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फीमोरल नेक होती है वो एंटीवर्टेड हो जाती है एंड एस्टाबुलम होता है वो सैलो कर जाता है। मीन्स उसकी जो स्टीप स्लोपिंग रूफ हो जाती है। लिगामेंट टाइस होते हैं वो हाइपरट्रॉपी हो जाती है उनमें एंड
इन्वर्टेड लिम्बस देखने को मिलता है। मसल्स जो शॉर्टनिंग हो जाती है, हमारे कैप्सूल होते हैं हिप जॉइंट के, वो स्ट्रेच हो जाते हैं। जो हिप के अराउंड की जो भी मसल्स होती हैं, जैसे कि स्पेशली एडक्टर हो गया, उनमें शॉर्टनिंग हमें देखने को मिलती है। और क्या होता है कि जो फिब्रोकॉर्टिलेज लैब्रम होता है एस्टेबुलम के आसपास, जो हमारे हेड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एस्टेबुलम से कवर करके तो कैविटी बनाता है, तो फाइब्रोकॉर्टिलेज जो लैब्रम है वो भी क्या होता है, फोल्डेड हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, इसे हम इन्वर्टेड लिम्बस बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। सो ये हमारा हेड हो गया, पेल्विक रीजन की बोन होगी पेल्विक। तो और कुछ यहाँ पे टिश्यूज़ हैं, फैटी टिश्यूज़ हैं, ये क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। एंड वहाँ पे हमें इलोंगेट कैप्सूल हो गया, इन्वर्टेड लिम्बस। इन्वर्टेड लिम्बस में हमने आपको बताया कि फाइब्रोकॉर्टिलेज लैब्रम होता है स्टेबुलम की, वो फोल्ड आता है कैविटी के अंदर। नेक्स्ट हम डायग्नोस करेंगे CDH की। सो डायग्नोसिस इजीली होती है ओल्डर चाइल्ड में एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू यंगर चिल्ड्रन। जो ओल्डर चाइल्ड होते हैं उनमें ईज़िली इसलिए होती है कि उसे हम देख के इमेजिन करके विजुलाइज करके हम उसे चेक करके गेट की थ्योरी उसके अफेक्टेड लिम्ब से हम उस बता सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं ईज़िली। एंड जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें हम ईज़िली डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। सो डायग्नोस करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं। ईजी ओल्डर चाइल्ड एंड डिफ़िकल्ट यंगर चाइल्ड, एक्सरे ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, क्या साइन सिम्टम्स हमें CDH में देखने को मिलते हैं। सो हमारा फर्स्ट बॉर्न जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें कॉमन होता है CDH एंड कॉमन होता है फीमेल्स में। देन टू द मेल रेशियो होता है 1:5 रेशियो का। मेल 1 है तो 5 फीमेल्स होंगी वो अफेक्टेड होंगी डिसलोकेशन ऑफ हिप से। एंड बायलेटरली जो केसेस होते हैं वो 20% केस हमें देखने को मिलते हैं। 80% जो केसेस होते हैं वो हमें सिमेट्रिकली देखने को मिलते हैं, एसिमेट्रिकल देखने को मिलते हैं। एंड CDH में भी डिटेक्ट करती है बर्थ से पहले और बर्थ के बाद। सो कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एट बर्थ के टाइम क्या होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हम उसकी स्क्रीनिंग, जो पीडियाट्रिक होते हैं वो स्क्रीनिंग करते हैं, रूटीन स्क्रीनिंग करते हैं, जिससे जो भी साइंस होते हैं, जो साइन देखने को मिलते हैं, नोटिस करते हैं उन्हें, और इसको डिस्कस करने के बाद वो वहाँ पे चेक करते हैं कि डिसलोकेशन हिप नहीं है, वो पाल्पेट करके चेक करते हैं। नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो नोटिस करते हैं एसिमेट्रिकली क्रीजेस हो रहा है ग्रोइंग के एरिया के आसपास, मीन्स हमारे मसल्स की गर्थ है वो चेंजमेंट हो रहा है कि एक अफेक्टेड लिम्ब की जो गर्थ है वो कम हो जाती है एंड नॉर्मल लेंथ की जो गर्थ है वो ज़्यादा होती है, तो एसिमेट्रिकली क्रीज हो जाती है ग्रोइन के आसपास। एंड मूवमेंट में वो लिमिटेशंस देखने को मिलती है जिस भी लिम्ब पे, जिस भी हिप पे अफेक्टेड है। एंड जब भी हम हिप को मूव करते हैं तो क्लिकिंग साउंड जैसे हमें देखने को मिलता है, तो वो हम जो डायग्नोस करते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में करते हैं, इसमें क्या होता है ग्रो इंक्रीज हो जाती है एंड लिमिटेड मूवमेंट होते हैं। नेक्स्ट इज ओल्डर चाइल्ड। ओल्डर चाइल्ड में क्या होता है कि जब वो चाइल्ड होता है वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है, तो पेरेंट्स होते हैं वो नोटिस करते हैं वॉकिंग के टाइम कि वहाँ जो गेट कैसा फॉर्म हो रहा है, उसमें एबनॉर्मल गेट देखने को मिलता है। पेन नहीं होता है पर एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है बेबी के अंदर। सो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स थे, सिम्टम्स थे, मतलब क्या देखने को मिलती है, क्या कंप्लेन होती है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं एग्जामिनेशन। सो हम एग्जामिनेशन कैसे करेंगे CDH बेबी का। सो एग्जामिन करने के लिए जैसे कि हमारा जो हिप था उसमें लिमिटेशन आ रही थी, एबडक्ट नहीं हो पा रहा है, एसिमेट्रिकली ग्रोइन क्रीजेस देखने को मिल रहा है, ऑडिबल क्लिक साउंड सुनने को मिलते हैं, तो उससे हम एग्जामिन करेंगे, डायग्नोस कर रहे हैं। सो ये कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा बार्लो टेस्ट होता है, एक ऑर्टेलिनी टेस्ट होता है। तो इन टेस्ट के थ्रू हम एग्जामिन करते हैं CDH बेबी का। सो वॉल्लो टेस्ट में क्या होता है, 3 टाइप के पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एंड लेट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, सर्जन फेस करता है, चाइल्ड को देखता है, चेक करता है फर्स्टली, एंड वो क्या करता है कि अपर पार्ट जो होती है थाई की, सो उसे ग्रास करके करता है इस टाइप से।
इस टाइप से ग्रास्प करता है। एंड जो हमारी फिंगर्स होती है पीडियाट्रिक्स की, जो सर्जन की, तो वो बिहाइंड होती है ग्रेटर ट्रोकेंटर के। एंड जो थंब होता है वो फ्रंट होता है थाई के। एंड वहाँ से वो जो नी को फुली फ्लेक्स कर देता है बेबी के, एंड हिप को फ्लेक्स कर देता है राइट एंगल पे। एंड जो हिप को एडक्टेड करके रखते हैं एंड जेंटली प्रेस करते हैं, थोड़ा सा फोर्स, लाइट फोर्स से प्रेस करते हैं बेबी को प्रॉक्सिमली डायरेक्शन में। एंड वहाँ से वो फील करते हैं कि जो बेबी का हिप है वो अबडक्ट तो नहीं है, सबलक्शन तो नहीं है उसमें। तो वो एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए वॉलो टेस्ट करते हैं इनिशियल स्टेज में। सो डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्जन है वो किस टाइप से ग्रास्प करके हुए हैं, थंब को थाई पे लगा के। एंड जो हमारी फिंगर्स हैं वो ग्रेटर ट्रोकेंटर के बिहाइंड होती है। एंड लाइटली वेट प्रेस करते हैं बेबी को एंड चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कोई भी डिसलोकेशन है, सबलक्शन तो नहीं है। एंड नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, सेकंड पार्ट का जो टेस्ट होता है उसमें भी नी को फ्लेक्स कर देते हैं 90 डिग्री पे एंड फुली एडक्टेड कर देते हैं, एडक्टेड होती हैं। एंड जो थाई होती है वो ऑब्डक्टेड कर देते हैं। एंड उसके बाद थोड़ा सा जो एग्जामिनर होता है वो पुल करता है हिप को, एंड फिंगर्स जो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंड फिर उसके बाद बैक में आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी चेक करते हैं डिसलोकेशन हिप का, एंड साउंड क्लकिंग साउंड को चेक करते हैं। सो ये हमारा सेकंड पार्ट में था। एंड लेट पार्ट जो होता है, फाइनली जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो हिप होता है वो भी मे बी नॉर्मल है या उसमें कोई भी ऑडिबल साउंड देखने को मिलता है। तो लिटर केस में क्या होगा कि जो हिप को लिमिटेशंस देखने को मिलेंगे, मीन्स हिप एबडक्ट नहीं हो पाता है एंड उसमें लिमिटेड होते हैं। नॉर्मल हिप जो होता है वो पॉसिबल कर है उसमें एबडक्शन होना ईजिली, बट जो एबनॉर्मल होता है जिसमें डिसलोकेशन के चांसेस देखने को मिलते हैं, सीरियस होता है, तो उसमें लिमिटेशंस होते हैं एबडक्शन के टाइम। सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखते हैं इनिशियल स्टेज में ही जो सर्जन होता है वो फेस करता है चाइल्ड को। फिर उसके बाद क्या करता है, ही ग्रास्प द अपर पार्ट ऑफ ईच थाई एंड हिज फिंगर बिहाइंड द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड थंब इन फ्रंट एंड चाइल्ड नी फ्लेक्स्ड, hip flexed and adducted, and gentle pressure exerted. The thumb tries to push out of the hip. And next is clitic head of femurs and acetabulum may or may not be dislocated. मीन्स डिसलोकेशन है या नहीं है ये साउंड से क्लिक से पता नहीं कर सकते हैं। तो ये सर्जन जो होता है फेस करता है चाइल्ड को एंड वो ऐसे ग्रास्प करता है जिसमें उसकी फिंगर होती है वो बिहाइंड होती हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर के, एंड हिप से वो थोड़ा सा प्रेशर, जेंटल प्रेशर एक्सर्ट करता है एंड वो चेक करता है एस्टेबुलम पे डिसलोकेशन या सबलक्शन तो नहीं है। एंड नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट में हिप जो होता है 90 डिग्री फ्लेक्सर होता है, एडक्टेड होता है, एंड थाई है एबडक्टेड होती है। एग्जामिनर हैंड टाइट पुल द हिप ऑन ग्रेटर ट्रोकेंटर and next is pressure exert in forward direction and indicate reduction of dislocated hip. next is later केस में क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे limitations होती है हिप को एबडक्ट करने में, एंड जो नॉर्मल हिप होता है उसमें पॉसिबिलिटी है हिप एबडक्ट ईजिली हो जाता है नी को टच करके, एंड पर यहाँ पे क्या होता है एबडक्शन में लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्टिलिनी टेस्ट। आई होप आपको वॉलो टेस्ट समझ आया होगा। एंड ऑर्टिलिनी टेस्ट में क्या होता है, ये भी सिमिलर होता है वॉलो टेस्ट के। तो इसमें सेकंड पार्ट में क्या होता है और सिमिलर होता है सेकंड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट वॉलो टेस्ट के। एंड उसके बाद जो होता है कि इसमें हिप को और नी को मीन्स हेल्ड इन फ्लेक्स पोजिशन में रखते हैं एंड धीरे धीरे उसे एबडक्ट करते हैं, तो एक क्लिकिंग साउंड देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो फीमोरल हेड होता है वो स्लिप कर जाता है एस्टेबुलम से एंड पोजीशन होती है वो डिसलोकेटेड हो जाती है। जो डिसलोकेशन की जो पोजीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा एस्टेबुलम होता है उसमें जो
हेड होता है वो ग्रेजुअली क्या करता है, स्लिप हो जाता है फीमोरल हेड एस्टेबुलम से। तो हमें जो साउंड्स देखने सुनने को मिलती है, ऑडिबल साउंड देखने को मिलती है, तो वो ऑल्टरनेटिंग टेस्ट में हमें देखने को मिलता है। एंड ये हमारा था सेकंड पार्ट में। ओल्डर चाइल्ड में क्या होता है कि जो लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं हिप के एबडक्शन में, एंड एसिमेट्रिकल थाई फोल्ड्स देखने को मिलता है। मीन्स वन लेग में हमें सिमेट्रिक थाई का जो गर्थ है वो कम ज़्यादा देखने को मिलती है। हायर बटक फोल्ड अफेक्टेड साइड, जिस अफेक्टेड साइड है वहाँ पे बटक्स होते फोल्डेड समझ आते हैं। एंड एक गैल्जी साइन भी टेस्ट करते हैं। तो ओटनी टेस्ट फर्स्ट पॉइंट इज सिमिलर होता है वॉलो टेस्ट के। एंड द हिप एंड नी आर हेल्ड फ्लेक्स पोजिशन एंड ग्रेजुअली abducted. A click of entrance will be felt in femoral head slip into acetabulum from position of dislocation. इसमें क्या होता है कि स्लिप कर जाता है एस्टाबुलम से हेड, जो फीमोरल हेड होता है वो स्लिप कर जाता है। नेक्स्ट ओल्डर चिल्ड्रन में क्या देखने को मिलता है, लिमिटेशन हो जाता है एब्डक्टेड हिप, एसिमेट्रिकल थाई फोल्ड देखने को मिलता है। गैलेजी साइन, गैलेजी साइन में क्या होता है कि जो नी होती है, नी कंपार्टमेंट होता है वो, जैसे हम चाइल्ड को, जो बेबी को लाइंग लिटाते हैं तो हम उसके जो हिप को फ्लेक्स करते हैं सैप, तो फ्लेक्स जो होता है नी वो 70 डिग्री फ्लेक्स होती है। एंड जो अफेक्टेड एरिया होता है, अफेक्टेड साइड होती है वो लोअर होती है, जैसा कि हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैल्जी साइन है जिसमें एक लिम्ब अफेक्टेड है, तो वो अफेक्टेड लिम्ब है उसका एंगल है वो कम है नॉर्मल एंगल की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे नी को फ्लेक्स किया है 70 डिग्री पे। एंड जो लोअरिंग नी है वो अफेक्टेड नी है वो लोअर है। नेक्स्ट जो होता है वो है ट्रेंडलैंड वर्क टेस्ट। ट्रेंडलैंड वर्क टेस्ट में क्या होता है, जो बेबी होता है, इस अफेक्टेड साइड होती है, तो चाइल्ड को हम बोलते हैं कि आप स्टैंड करो, खड़े हो जाओ। जब बेबी खड़ा होगा तो उसकी जो अफेक्टेड साइड है हिप की, तो वहाँ पे जो हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है वो क्या करता है, अफेक्टेड होता है वो डिप, डाउनवर्ड डिप कर जाता है। ASIS डिप कर जाता है डाउनवर्ड ट्रेंडलैंड वर्क टेस्ट में, तो वो हमारा पॉजिटिव देखने को मिलता है CTH में। एंड इसमें क्या होता है कि जो हमारा लिम्ब होता है वो शॉर्ट हो जाता है स्लाइटली, और वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाते हैं, और जो लॉर्डोसिस देखने को मिलता है लंबर स्पाइन पे। सो बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिलता है। टिपिकल गेट देखने को मिलता है, बेबी का गेट जो होता है वो एबनॉर्मल गेट होता है, ट्रेंडलैंड वर्क गेट होता है। वायलेटरी डिसलोकेशन यदि चाइल्ड में है तो उसमें क्या होता है कि अल्टरनेट लर्चिंग होता है, मीन्स बैडलिंग गेट देखने को मिलता है। एंड कुछ पैथोलॉजी से मिमिकिंग सीरियस होता है, कॉक्सा वेरा हो गया, पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशंस हो गए। तो ये सारे ओल्डर चाइल्ड में हमें टेस्ट होते हैं, वो चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा वॉलो टेस्ट पढ़ा, ऑर्टोलनी टेस्ट पढ़ा, एंड गैल्जी साइंस चेक किए, हमने ट्रेंडलैंड वर्क टेस्ट देखा, एंड हमने टेलीस्कोप मीन्स हमने गेट देखे पेशेंट के, जो बेबी है उसके गेट कैसे हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। जो चाइल्ड होता है, जैसे कि जो एज है 1 ईयर एज हो गई, तो उसमें क्या होता है, जो इपीफाइसिस होते हैं वो ऑसिफाइड नहीं होते हैं फीमोरल हेड के, तो डिफ़िकल्ट होती है डायग्नोसिस करने में। तो हमारा जो मेन होता है एक्सरे कराते हैं, एंड एक हम बोन रोजन टेस्ट भी कराते हैं, बोन रीजन व्यू लेते हैं, जिसमें कि दोनों हिप को एबडक्ट करा के उसका एंगल देखते हैं, टू टेस्ट होता है। एंड फिर उसका एक्सरे कराते हैं, एंड अल्ट्रासाउंड एग्जामिन करते हैं, जिससे कि हम अर्ली डायग्नोस कर सकें बेबी के बर्थ के टाइम। एंड उसके बाद जो ओल्डर चाइल्ड होते हैं तो उसमें हम टेस्ट करते हैं डिलेड एप्रेशन, कि क्या जो उसकी बोन फॉर्मेशन है वो डिले है, ऑसिफिकेशन सेंटर है वो डिले हो गए हैं हेड फीमर के, तो वो हम कराते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं जो हमारे जो ऑसिफिकेशन हो रहा है सेंटर ऑफ हेड फीमर के, रिटार्ड डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट जो है वो कम है, स्लोपिंग एस्टेबुलम है, मीन्स जो एस्टेबुलम है एक साइड टिल्ट हो गया है। एंड हमारा नेक्स्ट जो होता है लेटर एंड अपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर, मीन्स डिस्प्लेस्ड हो जाए, जितने भी सेंटर होते हैं ऑसिफिकेशन के सेंटर वो लेटरली या अबर्ड
डिस्प्लेस हो जाए या ब्रेक हो जाए, जो सेंट्रल लाइन होती है हमारे जो फीमर बोन है और पेल्विक बोन है, तो उनके बीच में एक सेंट्रल लाइन बनती है, वो ब्रेक हो जाती है तो इसके हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिन कराते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है सीरियस पेशेंट का। सो ट्रीटमेंट में फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मेन एम होता है कि मैं अचीव कर सकूं जो हेड एस्टाबुलम का है वो उसमें रिडक्शन हो जाए एंड मेंटेन हो सके हिप एंड स्टेबिलिटी, फिर से फॉर्मेशन हो सके, एस्टाबुलम के राउंड कवर कर सके, हेड को एस्टाबुलम कवर कर सके एंड जो हिप है वो रिड्यूस हो जाए कोई भी क्लोजली मीन्स हमारे क्लोज मैनिपुलेशन के थ्रू या ओपन रिडक्शन के थ्रू। सो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं अचीव रिडक्शन ऑफ हेड, एस्टाबुलम मेंटेन हो जाए एंड जो एस्टाबुलम है वो कवर कर सके हेड ऑफ द फीमर। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ रिडक्शन। क्या क्या मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज हमारा क्लोज मैनिपुलेशन, सेकेंड इज ट्रैक्शन फॉलोड बाई क्लोज मैनिपुलेशन एंड ओपन रिडक्शन। क्लोज मैनिपुलेशन में क्या होता है, जो सर्जन होते हैं वो बेबी को एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद वो क्लोज मैनिपुलेट करते हैं जिससे कि जो हिप और एस्टाबुलम मीन्स उसे रिड्यूस कर सके जेंटली क्लोज मैनिपुलेशन करने से। एंड नेक्स्ट इज ट्रैक्शन फॉलोड बाई क्लोज मैनिपुलेशन। ट्रैक्शन देते हैं और क्लोज मैनिपुलेशन की तरह, तो उसमें क्या होता है मैनिपुलेट रिड्यूस करते हैं एंड एक फोर्स लगाते हैं। यदि हमारा मैनिपुलेशन है वो फेल हो रहा है तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है ट्रैक्शन की, तो ट्रैक्शन देते हैं, उसके ट्रैक्शन के थ्रू एब्डक्ट कराते हैं बेबी के हेड ऑफ फीमर को ज़्यादा एनेस्थीसिया देके। नेक्स्ट इज ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या होता है, इफ़ फेल टू द क्लोज रिडक्शन सो यूज टू द ओपन रिडक्शन। जब हम क्लोज रिडक्शन फेल हो जाता है हमारा पूरी तरीके से तो हम ओपन रिडक्शन देते हैं। ओपन रिडक्शन देने का रीज़न होता है कि जो हमारे हमने आपको डायग्राम में दिखाया था कि जो हमारे फाइब्रोफैटी टिश्यूज़ होते हैं वो प्रेजेंस हो जाते हैं हमारे एस्टाबुलम में, और जो कैप्सूल होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं एस्टाबुलम लैब्रम में। तो जो हमारा हेड है फीमेल हेड हो गया और हमारा एस्टाबुलम हो गया, उसके बीच में इन्वर्टेड लिम्बस फॉर्मेशन आता है। इन्वर्टेड लिम्बस क्या था, जो हमने आपको बताया था फाइब्रोकार्टिलेज लैब्रम फॉर्मेशन मीन्स जो हमारा वो उसमें लैब्रम होता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो क्या होता है वीक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फाइब्रो जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और कैप्सूल होता है वो फोल्ड हो जाता है। तो जो हमारा फीमेल हेड होता है उसका जो सुपीरियर पार्ट होता है एस्टाबुलम के, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है इन्वर्टेड लिम्बस फॉर्मेशन हो जाता है एंड जो हिप होता है वो एक्सपोज हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं एंड वहाँ पे फिर से जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। मीन्स पोजीशन को हमें चेंज करने के लिए रीपोजिशन करने के लिए हम ओपन रिडक्शन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज इफ क्लोज रिडक्शन फेल, रीजन ऑफ फेल could be presence of fibrofatty tissues in acetabulum or a fold of capsule and acetabulum labrum between the femoral head and superior part of acetabulum। कहाँ होता है, हमारे जो फीमेल हेड हो गया और एस्टाबुलम के सुपीरियर पार्ट पे क्या देखने को मिलता है फाइब्रोफैटी टिश्यूज मीन्स फाइब्रोकार्टिलेज लैब्रम। सो हिप क्या होता है एक्सपोज हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं एंड हेड एक्सरसाइज और रिलीज एंड हेड रीपोजिशन ऑन एस्टाबुलम। सो ओपन रिडक्शन के थ्रू रीपोजिशनिंग में आ जाता है हमारा एस्टाबुलम। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ रिडक्शन। मेंटेनेंस कैसे करके रखेंगे, तो हम कुछ फिजियोथेरेपी ट्रीट करते हैं जैसे कि प्लास्टर कास्ट हो गया, स्प्लिंट का यूज़ करते हैं, ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम ओपन और क्लोज रिडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लास्टर कास्ट एंड स्प्लिंट। सो प्लास्टर कास्ट कैसा होता है कि फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा मीन्स बैचलर कास्ट बोलते हैं, जो बेबी होता है उसे हम इस टाइप से कास्ट करते हैं, इसे हम फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर या लोरेंज कास्ट बोलते हैं। स्प्लिंट में क्या होता है, स्प्लिंट सच एज बोन रोजन स्प्लिंट मीन्स इसमें स्प्लिंट लगाते हैं बेबी के एरियाज पे, हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बेबी है फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर में है
जिसे हम लोरेंज कास्ट बोलते हैं, यहाँ पे हम इसे बैचलर कास्ट बोलते हैं। तो इससे क्या है, हिप को एबडक्ट किए हुए हैं, इससे हेल्प हो रही है, इसे रिडक्शन करना है हमें एस्टेबुलम और हेड ऑफ फीमर के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे आप बोन रोजन स्प्रिंट देख सकते हैं, किस टाइप से बेबी को स्प्रिंट लगा हुआ है, इससे हम क्या करते हैं, ओपन जो क्लोज डायरेक्शन है उसे मेंटेनेंस करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर एस्टेबुलर रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। अब रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एक टाइप का सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें 3 टाइप की हमारी सर्जिकल प्रोसीजर है, साल्टर ऑस्टियोटॉमी, थियरी पेल्विक डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटॉमी, पैम्बर्टन पेडिकैप्सुलर ऑस्टियोटॉमी। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो साल्टर ऑस्टियोटॉमी में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। डायग्राम से पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद दिखाते हैं हम आपको डिटेल में। तो जो ऑस्टियोटॉमी होती है ये हमारा नॉर्मल हो गया, पेल्विक बोन हो गया, हमारा हेड ऑफ फीमर हो गया एंड शाफ्ट ऑफ फीमर हो गई। 3 टाइप्स ऑफ ऑस्टियोटॉमी है, साल्टर ऑस्टियोटॉमी, थियरी ऑस्टियोटॉमी, पैम्बर्टन ऑस्टियोटॉमी। सो साल्टर ऑस्टियोटॉमी में बेसिकली होता क्या है कि जो एस्टेबुलम की जो हेड है और एस्टेबुलम है, यहाँ पे लैब्रम वीक हो गया, लैक्सिटी हो रही है, तो हम यहाँ पे इसकी जो लेस डीप मीन्स इसको डीप करने के लिए जो इलियक बोन है उसको क्या, जो एस्टेबुलम है उसके अब हमारी जो एस्टेबुलम हो गया, इसके ऊपर जो इलियक बोन है इसकी हम ऑस्टियोटॉमी करते हैं। मीन्स जो हमारी रूफ है एस्टेबुलम की ये इस टाइप से थी, तो हम इसे रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए जो फल्क्रम है उसे रोटेट करने के लिए हम इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, ऑस्टियोटॉमी करते हैं इलियक बोन की। वो भी कैसी करते हैं, ट्रांसवर्स करते हैं, हॉरिजॉन्टल करते हैं, जिससे कि जो हमारा एस्टेबुलम है हेड को कवर कर सके। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इलियक बोन है जो हमारे एस्टेबुलम से अबव है, वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली कट करके इनसे वहाँ पे बोन को एंड जो एस्टेबुलम को राउंडेड हम फोल्ड करते हैं above the head of femur. So Salter osteotomy point है osteotomy of the iliac bone above the acetabulum. कहाँ होती है, acetabulum के above. The roof of acetabulum is rotated with the fulcrum at pubic symphysis. मीन्स हेड जो हमारा रोटेट कर जाता है एस्टेबुलम कहाँ पे, जो हमारी फीमर है हेड ऑफ फीमर एट द उसका फल्क्रम एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट इज हमारा है थियरी पेल्विक डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटॉमी। सो इसमें थियरी ऑस्टियोटॉमी में क्या होती है, यहाँ पे भी हम डेप्थ को इंक्रीज करने के लिए एस्टेबुलम की, जिससे कि हमारा हेड ऑफ फीमर है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, स्टेबल हो जाए, तो ये एक टाइप की कर्व ऑस्टियोटॉमी होती है। डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना है, इस टाइप से होगा। तो इस लाइक एक कर्व ऑस्टियोटॉमी होती है। इसमें क्या होता है, जो रूफ होती है एस्टेबुलम की, ये जो रूफ हो गई एस्टेबुलम की वो डिफ्लेक्टेड हो जाती है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड होने से जो फीमोरल हेड के ऊपर ओवर एंड जो फल्क्रम होता है वो ट्राई रेडिएट कार्टिलेज ऑफ द एस्टेबुलम, तो ये इस टाइप से होती है। इसमें भी हॉरिजॉन्टली होता है, ट्रांसवर्स होता है, और जो हमारी इलियक बोन ट्रांसवर्स कट हो जाती है और ये हमारे हेड को कवर कर लेती है, मीन्स डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इलियक बोन इज डिवाइडेड ऑलमोस्ट ट्रांसवर्स। जो हमारी इलियक बोन है वो डिवाइड हो गई है 2 टाइप्स में, ट्रांसवर्स कट तरह से डिवाइड हो गई है एंड इमीडिएटली अबव एस्टेबुलम एंड द लोअर फ्रेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड मीडियली। जो एस्टेबुलम के अवर हमारे जो लोअर फ्रेगमेंट हैं वो क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए मीडियली एंड मार्जिन ऑफ अपर फ्रेगमेंट प्रोवाइड एडिशनल डेप्थ टू द एस्टेबुलम। इससे क्या हुआ, यहाँ पे डेप्थ जो है हमारे हेड ऑफ फीमर को और ज़्यादा मिल गई, डेप्थ प्रोवाइड हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास जो ऑस्टियोटॉमी है वो हमारी है पैम्बर्टन पेरिकैप्सुलर ऑस्टियोटॉमी। तो इसमें क्या होता है, ये भी हमारे जो हेड ऑफ फीमर है उसको डेप्थ प्रोवाइड करती है। इसमें भी जो रूफ होती है एस्टेबुलम की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी डिफ्लेक्टेड हो जाती है मीडियली, जिससे कि हमारी स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सके पैम्बर्टन ऑस्टियोटॉमी को। तो ये हमारी क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट है। जब डिफॉर्मिटी हो जाती है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती है,
तो जो सर्जन होते हैं इस टाइप से उस डिफॉर्मिटी को रिड्यूस करते हैं। सो पॉइंट इज ए कर्व ऑस्टियोटॉमी इज मेड, कर्व ऑस्टियोटॉमी होती है, एंड रूफ ऑफ एस्टेबुलम इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड ओवर द फीमोरल हेड। जो रूफ होती है वो क्या हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है एंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये भी ट्रांसवर्सली होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सार्टर ऑस्टियोटॉमी, चारी ऑस्टियोटॉमी एंड पैम्बर्टन ऑस्टियोटॉमी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है CDH का। जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो बर्थ टू 6 मंथ का होता है, 6 मंथ टू 6 ईयर का होता है, 6 ईयर टू 10 ईयर्स होता है एंड 10 ईयर्स टू ऑनवर्ड। सो बर्थ टू 6 मंथ में क्या होता है, जब बेबी का बर्थ होता है उसके 6 महीने तक हम क्या ट्रीटमेंट प्लान रखते हैं CDH में। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो फीमेल हेड है उसे रिड्यूस करते हैं एस्टेबुलम से बाय द क्लोज मैनिपुलेशन एंड मेंटेन टू द प्लास्टर कास्ट। सो फर्स्ट इज फीमेल हेड रिड्यूस एस्टेबुलम बाय क्लोज मैनिपुलेशन एंड मेंटेन प्लास्टर कास्ट और स्प्लिन। एंड 6 मंथ टू 6 ईयर, 6 ईयर तक क्या करते हैं, इट इज पॉसिबल ओनली 2 ईयर्स जिसमें हम हेड को रिड्यूस कर सकें एस्टेबुलम से क्लोज मैनिपुलेशन के थ्रू। आफ्टर 2 ईयर्स डिफ़िकल्ट होता है क्लोज रिडक्शन का यूज़ करके हम रिडक्शन कर सकें, क्योंकि जो हेड होता है हैज़ बीन सम टाइम, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं अराउंड हिप, तो वो क्या होता है बिकम टाइटली होने लगते हैं, जिससे कि वहाँ पे फोर्सफुली रिडक्शन देने की वजह से पेनफुल हो सकता है और वहाँ पे एवास्कुलर नेक्रोसिस देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे हमें रिड्यूस करने के लिए ओपन मेथड का यूज़ करना होता है, जिससे कि वहाँ पे फीमोरल शॉर्टनिंग देखने को मिल जाती है। तो ये 6 to 6 ईयर्स का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो पॉसिबल होता है ओनली 2 ईयर्स में। अब यदि हम 2 ईयर्स की बात करते हैं, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, टाइट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो हमें फोर्सफुली मैनिपुलेट करना होता है, जिससे कि वहाँ पे नेक्रोसिस के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। सो इट पॉसिबल अप टू 2 ईयर्स टू रिड्यूस हेड इनटू एस्टेबुलम बाय क्लोज मेथड। आफ्टर 2 ईयर्स इट इज डिफिकल्ट बिकॉज द soft tissues around the hip become tight, and if reduced forcefully into acetabulum, develop to vascular necrosis. So next हम देखते हैं 6 to 10 years की ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है। 6 to 10 years में जो चिल्ड्रन होता है उसकी जो एज के अकॉर्डिंग बेबी जो होता है मूवमेंट करने लगता है, वॉक करने लगता है। तो वॉक करते हैं तो ट्रीटमेंट प्लान में क्या होता है, यदि जो हमारा लिम्प होता है, लिम्प मीन्स लंगड़ा, जो लंगड़ा बोलता है, वो नोटिसेबल लेस नोटिसेबल होता है 6 to 10 ईयर्स में, हम नोट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। और गेट होता है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं, वो भी नॉर्मल लाइफ से 40 से 50 ईयर्स के बीच में हमें देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में हमें ये नोटिस नहीं कर पाते हैं। एंड ये यूनिलेटरल जो केसेस होते हैं वहाँ पे हम ओपन रिडक्शन देके विथ रिकन्स्ट्रक्शन देना है, मीन्स ऑस्टियोटॉमी करानी है एस्टेबुलम, जिससे कि रिकन्स्ट्रक्ट हो सके और फिर से पुरानी अपनी जो प्री पोजिशन है उसमें आ सके। तो वहाँ को उसके लिए हमें ऑस्टियोटॉमी की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है 6 to 10 ईयर्स के बीच में। लिम्प होता है लेस नोटिसेबल होता है, गेट एबनॉर्मलिटीज़ होती है, ओपन रिडक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिकन्स्ट्रक्शन कराना चाहिए। रिकन्स्ट्रक्शन एस्टेबुलम मीन्स ऑस्टियोटॉमी करानी चाहिए। एंड 11 ईयर्स ऑनवर्ड, 11 ईयर्स के बाद क्या करना है, इफ़ ओनली वन हिप इज़ अफेक्टेड, ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोडोसिस ऑफ द हिप एंड हमारा ऑस्टियोटॉमी। सो ये हमारा क्या था, ट्रीटमेंट प्लान था CDH का। नेक्स्ट और एक ट्रीटमेंट प्लान देखते हैं ग्राफ के थ्रू। इज़ वेरी सिंपल। CDH बेबी को एट बर्थ एंड लेट, बर्थ के टाइम क्या करते हैं, क्लोज रिडक्शन दे देते हैं। क्लोज रिडक्शन यदि हमारा सक्सेसफुली होता है या नॉट सक्सेसफुली हुआ तो हम मेंटेन करते हैं 3 मंथ के लिए कास्ट के थ्रू एंड ब्रेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ब्रेस्ट लगाने के बाद एस्टेबुलम डेवलप होता है और एस्टेबुलम डेवलप नहीं होता है। यदि हमारा एस्टेबुलम डेवलप हो जाता है तो हम रिमूव कर देते हैं ब्रेस्ट को और उसके बाद फिजियोथेरेपी कराते हैं, रिमूव कर देते हैं ब्रेस्ट को एंड फिर क्या फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो हमारा ये जो हो गया एक ट्रीटमेंट हो गया। एंड एस्टेबुलम को जब डेवलप नहीं होता है तो हम एस्टेबुलम रिकन्स्ट्रक्शन कराते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन मीन्स वही हमारी टॉमीज़ ऑस्टियोटॉमीज़ कराएंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन कराएंगे एंड उसके बाद हम फिजियोथेरेपी देते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, एक ए फेज़ हो गया।
यदि हमारा क्लोज रिडक्शन है वो नॉट सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, तो हम ट्रैक्शन देते हैं। ट्रैक्शन देके क्लोज रिडक्शन में क्या करेंगे, यदि सक्सेसफुली है ट्रैक्शन भी और नॉट सक्सेसफुली है तो ट्रीट करेंगे ए के थ्रू, मीन्स ब्रेस का यूज़ करेंगे, मेंटेन 3 कास्ट ब्रेस का यूज़ करेंगे, एस्टाबोरम डेवलप करेंगे, डेवलप होता है नहीं डेवलप होता है, डेवलप होता है तो रिमूव, एंड नहीं होता तो टॉमी, एंड नॉट सक्सेसफुली होता तो यही हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ये वाला बी। ट्रीट ए की तरह ट्रीट करना है सक्सेसफुली, ट्रीट ए तो ए की तरह ट्रीट करना है, नॉट सक्सेसफुली ट्रीट बी तो हमें ट्रीट बी की तरह करना है। यदि क्या होता है लेटर केस में, क्या होता है कि क्लोज रिडक्शन होता है वो यूजली पॉसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पे हम ओपन रिडक्शन देते हैं, एस्टाबोरम रिकंस्ट्रक्शन कराते हैं, ऑस्टियोटॉमी कराते हैं। तो ये हमारा सेकंड फेज होता है, बी फेज एंड ए फेज। ए फेज में हम फिजियोथेरेपी कराते हैं, क्लोज रिडक्शन जो हमारा है वो यदि पॉसिबल होता है, तो नहीं हो पाता है तो हम ऑस्टियोटॉमी कराते हैं बी फेज। सो ये हमारा जो कंजर्वेटिव डिस्लोकेशन ऑफ हिप था वो ओवरऑल कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज के इस वीडियो में हमने सीरियस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, उसकी ईटियोलॉजी डिस्कस किया, एग्जामिन किया, पैथोलॉजी की है, एंड क्लिनिकल फीचर, एग्जामिनेशंस, इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सपोर्ट मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।